हेलो वीवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। आज हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट इसके साथ अटैच है। इसकी डेफिनेशन है, इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ फिक्स्ड नंबर एल एज एक्स अप्रोचेस ए, we say that L is the limit of the function f of x as x approaches a and we write it as। ये देखिए, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये लिमिट है और ये x टेंड्स टू a या x गोज टू a या x अप्रोचेस टू a है ऑफ द फंक्शन f of x और इज इक्वल टू कैपिटल L है। यानी जब हमारे पास a यहाँ पे एक फिक्स नंबर होगा और जब x की वैल्यू उस a के करीब जा रही है तो जो f ऑफ x होगा, जो फंक्शन होगा, उसकी वैल्यू इस नंबर जो कि फिक्स नंबर है कैपिटल L इसके तक जाएगी। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है L जो है इस फंक्शन की लिमिट है जबकि x इस a को अप्रोच कर रहा है। हर दफ़ा ऐसा नंबर फाइंड करना मुमकिन नहीं है। समटाइम ऐसा भी होता है कि ऐसा नंबर हम नहीं फाइंड कर सकते जो कि फाइनाइट हो, फिक्स्ड हो, समटाइम वो इन्फिनिटी आ जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यानी इस एल को फाइनाइट होना चाहिए। इस एल को मतलब इसको इन्फिनिटी ना हो, कोई नंबर हो फाइनाइट हो। इस एल को यूनिक भी होना चाहिए, मतलब एक हो, दो नंबर ना हो। और इस एल को डेफिनेट भी होना चाहिए, यानी ये आपको मालूम हो कि ये नंबर कौन सा है, वो किसी इंटरवल के दरमियान कोई पॉइंट ना हो। तो फिर हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो एल है इस फंक्शन की लिमिट है एज एक्स अप्रोचेस टू ए। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एक कर्व है ब्लू लाइन में और इसने एक एरिया बाउंड किया हुआ है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। हम इस कर्व के जो नीचे वाला एरिया है जो इस एक्स एक्सिस से बाउंडेड है वो एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। हम इस एरिया को अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं। उस एरिया को मैंने कैपिटल ए कह दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मुख्तलिफ रेक्टेंगल लेकर इस एरिया को कवर करने की कोशिश करता हूं। चलिए, पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं। ये मैं एक रेड कलर में रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। तो इसने देखिए इतना सा एरिया कवर कर लिया है जो कि ये मैं रेड में मार्क कर रहा हूं, लेकिन जो टोटल एरिया है ऑफ कोर्स वो इससे ज़्यादा है। तो इस जो एरिया जो रेड में है इसको मैं बी कह देता हूं और B1 कहता हूं। बी से मुराद है जो मैंने अपना मतलब एरिया लिया है और 1 से मुराद है कि मैंने एक रेक्टेंगल ली है। ठीक हो गया। तो देखिए ये उसकी अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। चलिए, अब मैं रेक्टेंगल 2 ले लेता हूं या 2 से ज़्यादा ले लेता हूं। चलिए, इसमें मैं अब जो है रेक्टेंगल की तादाद ज़्यादा करता हूं। एक मैं ये रेक्टेंगल लेता हूं और एक मैं ये रेक्टेंगल लेता हूं और एक मैं ये रेक्टेंगल लेता हूं। अब मैंने 3 रेक्टेंगल लिए। तो देखिए, इन 3 रेक्टेंगल ने ये वाला जो एरिया है, ज़्यादा एरिया है, उसका कवर कर लिया है जो रेड में मार्क कर रहा हूँ। और इसको मैं B3 कहूँगा क्योंकि अब मैंने 3 रेक्टेंगल लिए। लेकिन अभी भी देखिए जो टोटल एरिया है जो ब्लू कर्व के नीचे है वो सारा कवर्ड नहीं है, लेकिन ये जो B3 है इस B1 से ज़्यादा अच्छा है, इसने ज़्यादा एरिया उससे कवर किया है। अच्छा, मैं अब रेक्टेंगल की तादाद और बढ़ाता हूँ। चलिए, अब देखिए मैंने अब रेक्टेंगल की तादाद बढ़ा दी है। मैंने अब इसके अंदर 9 रेक्टेंगल ले लिए, इसको B में 9 कह देता हूँ। अब देखिए इन 9 रेक्टेंगल ने ज़्यादा अच्छी तरह इस एरिया को अप्रॉक्सीमेट कर लिया है, लेकिन अभी भी कमी बाकी है। वो जो टोटल एरिया है जो कि इस कर्व से नीचे है वो अभी भी सारा का सारा इसमें कवर्ड नहीं हुआ। इसमें जो B9 है इसकी वैल्यू अभी भी इस A से थोड़ी है। अब इसका लेकिन हमें एक अंदाज़ा हो गया कि जब B1 लिया तो उसने कुछ एरिया कवर किया, B3 ने उससे ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, 9 रेक्टेंगल्स लिए तो उसने और एरिया कवर कर लिया। इसी तरह अगर मैं ये रेक्टेंगल की तादाद बढ़ाता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो 100 जो होंगी वो इससे ज़्यादा बेहतर एरिया कवर करेंगी B9 से। आप उसको 100 की बजाय आप 200 ले लें, फिर 400, 600। जितनी आप उसमें रेक्टेंगल्स को बढ़ाएंगे उतना ये अच्छा एरिया होता जाएगा। तो हम इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल लें कि हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली, ऑफ कोर्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो उसके बराबर आ जाए। वो हमें कितनी रेक्टेंगल लेनी पड़ेगी? हमें वो इन्फिनिट रेक्टेंगल लेनी पड़ेगी। चलिए, मैंने इसके अंदर जो है ना, यहाँ मैं सपोज कर ले कि मैंने BN रेक्टेंगल ले ली हैं।
लेकिन n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 1000, 2000, ये एरिया फिर भी कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर देगा। लेकिन अगर मैं इस n की तादाद बढ़ा दूं, इसको कहते हैं लिमिटिंग केस। मैं क्या करता हूँ, बी के अंदर, बी जो n है, जो n रेक्टेंगल का एरिया शो कर रहा है, अगर यहाँ मैं लिमिटिंग केस के अंदर n को इन्फिनिटी ले जाऊं, फिर ये एरिया अप्रोक्सीमेटली जो ब्लू वाले एरिया है ये उसके बराबर आएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लिमिट कहते हैं। आप इसको थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि देखिए पहले B1 आएगा, B1 थोड़ा कम एरिया कवर करेगा, B2 उससे ज़्यादा एरिया कवर करेगा, फिर B3 आएगा, सो ऑन, कहीं B100 आएगा वो उससे बेटर होगा, सो ऑन, कहीं B1000 आएगा, सो ऑन। ये जितने आप ज़्यादा रेक्टेंगल लेंगे उतना ये बेटर एरिया कवर करेगा। तो इन्फिनिट लातेदाद अगर रेक्टेंगल ली जाएंगी तो फिर ये बहुत इंतहाई उसके करीब जाकर उसका एरिया कवर करेगा, और वो डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि हम उसको इग्नोर कर देंगे और हम कह देंगे जो बी एन की वैल्यू है इस ए को अप्रोच करेगी, मतलब ये सारा का सारा एरिया कवर कर लेगा जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और यही कॉन्सेप्ट लिमिट का है। फिर जो ए होगा उसको हम कहेंगे ये वो इस फंक्शन की, जो बी एन यहाँ पे एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए उस फंक्शन की लिमिट है जब एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये एक फिजिकल एग्जांपल थी। चलिए हम कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं, वहां हम देखते हैं कि ये किस तरह कॉन्सेप्ट हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया है 1/x, और मैं देखना चाहता हूं कि जब x की वैल्यू 0 के करीब जाएगी तो इस 1/x जो मेरा फंक्शन है इसकी वैल्यू कहां जा रही, यानी मैं देखना चाह रहा हूं कि जब x की वैल्यू जो है वो 0 को अगर शुरू हो जाए, 0 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, तो जो 1/x है इसकी वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी। आई वांट टू चेक दिस कॉन्सेप्ट। अब चलिए ये मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, टेबल के अंदर मैं x की वैल्यू और इस फंक्शन जो कि 1/x है इसकी वैल्यू को मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह अगर x की वैल्यू 0 के करीब जा रही है तो 1/x की वैल्यू कहां जाती है। तो मैं x की वैल्यू 0 के करीब लेता हूं, आप कोई 0 के करीब नंबर लीजिए, आप 0.1 ले लीजिए, ठीक है। 0.1 जो है वो 0 के काफी नजदीक है, तो 1/0.1 कीजिए। 1 जो 0.1 होता है उसको हम 1/10 लिख सकते हैं, और इस 10 को आप ऊपर शिफ्ट कीजिए, देखिए ये 10/1 मतलब ये 10 बन जाएगा, तो इसका आंसर देखिए 10 आएगा। आप इसके और 0 के करीब आइए, 0 पॉइंट जो है आप 0.1 आइए, देखिए ये उसकी निस्बत और 0 के करीब है, तो आप प्लग कीजिए इसके अंदर 1/x में, तो जब 1/x में जब 0.01 करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1/, देखिए ये खत्म करेंगे डेसिमल तो 100 नीचे आ जाएगा, जो इस ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो ये 100 के बराबर आएगा, मतलब जब x 0.1 होगा तो 1/x की जो वैल्यू बनेगी वो 100 आ जाएगी। देखिए वो बढ़ना शुरू हो गई है। आप इसको 0 के और करीब कीजिए, 0.001 कीजिए, और इसी तरतीब से आप जहाँ प्लग करेंगे वैल्यू, तो जो 1/x है वो आपका 1000 बन जाएगा। आप इसको और करीब कीजिए, 0.0001 लीजिए, इसी तरह इसका जो आंसर होगा वो 10,000 आना शुरू हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम x की जो वैल्यू है हम यहाँ पे x को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 0 के करीब लेके जा रहे हैं। पहले हमने उसको 0.1 लिया, फिर 0.01 लिया, 0.0001 लिया, हम 0 के करीब जा रहे हैं। तो 1/x कहाँ जा रहा है, पहले वो 10 था, फिर 100 हुआ, फिर 1000, फिर 10,000। आप इसको और करीब करेंगे ये और तो ये बढ़ना शुरू हो रहा है। कितना बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते। इस नंबर को हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू 0 के करीब जाएगी तो जो 1/x है ये कहाँ अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी को याद रखिए ये एक नंबर नहीं है बल्कि ये एक सिंबल है। इसका मतलब है कि जिस नंबर की तरफ आप बढ़ रहे हैं वो इतना बड़ा है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, तो हम मैथमेटिकली उसको इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। तो ये लिमिट के कॉन्सेप्ट के अंदर जब हमने शुरू में डिफाइन किया था कि वो किसी फिक्स्ड नंबर L को अप्रोच करना चाहिए, जो नंबर डेफिनेट हो, फाइनाइट हो। देखिए ये फाइनाइट नंबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे इस केस में कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो हम उसको कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इन्फिनिटी जो है वो एक नंबर नहीं है, हमें इसका आंसर एक नंबर चाहिए होता है। देखिए इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं की गई है। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं लेता हूं यहां पे आई वांट टू चेक कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू, आप नंबर कोई लीजिए 5 ले लीजिए, और मैं इसे देना चाह रहा हूं कि x स्क्वायर -1 है, मैं इसकी वैल्यू देना चाहता हूं।
आई वांट टू फाइंड दिस नंबर। इसका मतलब है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब मैं देखना चाहूँ कि जब अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 5 के करीब लेके जाऊं तो जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसकी वैल्यू किस नंबर को अप्रोच करेगी। तो लीजिए मैं टेबल फिर ड्रॉ कर दिया, आप इधर x लीजिए और जहां हमारा जो फंक्शन है जो कि इस दफा x स्क्वायर माइनस 1 है उसको रखिए और आपने 5 के करीब जाना है। अब देखिए जो 5 है आपने रियल लाइन में देखना है, जो 5 आपके पास है देखिए यहाँ कहीं अगर 0 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं आपका 5 है, तो आपने उसके करीब जाना है। ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे आप लेफ्ट से उसके करीब चले जाइए या आप राइट से उसके पास चलिए, आपकी चॉइस है, जिस तरफ से आप आना चाहें आप उसके करीब आप नंबर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पहले 4 लेता हूँ, 4 5 के करीब है, यहाँ मैं इसकी वैल्यू 4 प्लग करता हूँ और यहाँ पे आप x की जगह पे 4 रखिए तो ये क्या बनेगा, देखिए ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 1 करेंगे, देखिए मेरे पास 15 बन जाएगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर 15 आ गया। आप उसको और करीब लेके जाइए, मैं 4.5 लेके जाता हूँ, आप यहाँ पे 4.5 का स्क्वायर माइनस 1 कीजिए, आप x को आपने 4.5 से रिप्लेस कर देना है और इसे कैलकुलेट कीजिए। ये देखिए ये बनेगा मेरे पास 19 बने 19.25 होगा, तो आज यहाँ पे आप लिखेंगे 19.25। चलिए आप इसको और करीब कीजिए, आप 4.9 कीजिए और यहाँ पे भी आप 4.9 इसका स्क्वायर माइनस 1 कीजिए, आपका आएगा 23.01, यानी इस केस में आपका जो आंसर आ गया वो 23.01 है। आप और करीब कीजिए 5 के 4.99 लीजिए और ये चेक करिए कि ये कितना बनता है, ये आपका आंसर आएगा 23.9001। आप इसके और करीब जाइए 4.9999, 4 दफा 9 लीजिए, आपका जो आंसर है वो आएगा 23.99900001 आएगा। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि जो ये जो नंबर है ये कहाँ जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो x है वो कहाँ जा रहा है, वो क्लोजर हो रहा है 5 के, इट मीन जो x है ये फाइनली 5 के करीब जा रहा है। देखिए 4. और हमारा जो 1 हमारा जो फंक्शन था जो कि मेरे इधर क्या लिया था मैंने, फंक्शन मेरे पास था x स्क्वायर माइनस 1, ये कहाँ जा रहा है, देखिए ये 15 19 23 23.9 23.999, ये बिल्कुल आप अगर गौर करें तो ये 24 के करीब जा रहा है। आप जितना इसको 5 के करीब लेके जाएंगे ये 23 उतना ही जो है, ये जो नंबर होगा उतना ही 24 के करीब पहुंचेगा। ऑफ कोर्स जो कि हम कभी 5 तक नहीं पहुंच पाएंगे, लिहाजा ये नंबर कभी 24 तक नहीं पहुंच पाएगा। याद रखिए कि लिमिट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि जो x है वो इज इक्वल टू 5 है, हम उस नंबर को कभी नहीं यूज कर सकते, हम उसके करीब रहेंगे। और हमारा क्वेश्चन ये होता है, हम देखना ये चाहते हैं कि जब x की वैल्यू 5 के करीब पहुंचती है तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के करीब पहुंचती है, और इस केस में नंबर क्या है वो 24 हो गया। देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, ये एक पॉलिनोमियल है, देखिए ये x की पावर 2 है, x की पावर में अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए या कांस्टेंट हो हमारे पास, यानी x की पावर 0 आ जाए तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होती है। और पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आप जो लिमिट होते हैं वो डायरेक्ट जस्ट उस नंबर को प्लग करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं 5 को प्लग कर दूँ, 5 स्क्वायर माइनस 1, देखिए 25 माइनस 1, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा, जो आप इस टेबल से भी आपको नजर आ रहा है। वो कि हम हर दफा टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, इसका डायरेक्ट मेथड है, पॉलिनोमियल के अंदर हम इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि हम एक नंबर को किसी नंबर के करीब लेके जाते हैं और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कि वो किस नंबर के करीब जा रही है। इस तरह और भी आप क्वेश्चन लेकर आप देख सकते हैं। हम ये इसकी वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, हम इस लिमिट को इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, इवैल्यूएट दिस लिमिट। अच्छा देखिए अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लग करूँ, डायरेक्ट प्लग करूँ, तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा, आप x को रिप्लेस कीजिए 2 से, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर में 2 माइनस 2, ऊपर बनेगा 4 माइनस 4, नीचे बनेगा 2 माइनस 2, ये ऊपर भी 0 बन गया और नीचे भी 0 बन गया, तो ये 0/0 बन गया। तो अब आपके ख्याल में इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या इसका जो आंसर है वो 0 होता है, क्या इसका आंसर जो है वो 0 है, या इसका आंसर इन्फिनिटी है, मतलब अनडिफाइंड है, ये क्या चीज होती है। 0/0 होती है, ये मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, 0/0 है, और इस तरह इन्फिनिटी है, और भी फॉर्म होती हैं, कुल 7 ये फॉर्म होती हैं, इन्हें इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब ये बनता है कि ऐसी फॉर्म है जिनकी वैल्यू हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि 0/0 का जो आंसर है वो क्या है। ये 0 भी हो सकता है, ये इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये कोई और फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, हम नहीं जानते। जो कि हम नहीं जानते हैं
लिहाजा हम इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक कैसे करेंगे हम इस फॉर्म को ब्रेक करने के लिए इस लिमिट के अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हम कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कोई फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं। कोई तरीका अप्लाई करके आपने जो है इस फॉर्म को ब्रेक करना है। इट मीन्स कि जब ये फॉर्म बन जाए 0/0 या जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने हर दफ़ा इसको सामने रखना है, इसका ख्याल रखना है कि जब भी ये 0/0 फॉर्म बनती हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो तो आपने कभी भी वो पॉइंट जो है वो आपने उसके अंदर प्लग नहीं करना, आपने लिमिट अप्लाई नहीं करनी, आपने पहले उसको उस फॉर्म को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए देखिए आपके पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आपको मिल जाएगा। इस केस में देखिए आप ऊपर ये फैक्टर बन रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये दरअसल x तो इटसेल्फ का स्क्वायर है और जो 4 है वो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, और नीचे देखिए x माइनस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कीजिए लिमिट x टेंस टू 2 और ऊपर आप लगा दिए फैक्टराइज कर दिए इस फार्मूले से, तो वो बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे क्या है मेरे पास x माइनस 2। और अब देखिए जो फैक्टर है आपके पास, ये फैक्टर जो है आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये फैक्टर इससे कट गया और जो रिमेनिंग मेरे पास बाकी रह गया है वो क्या रह गया है, लिमिट x टेंस टू 2 और सिर्फ ये रह गया है x प्लस 2। अब आप इसमें अंदर प्लग लिमिट कीजिए। प्लग करने का मतलब क्या है कि आप जस्ट x को रिप्लेस कीजिए 2 के साथ, तो ये 2 + 2 बन जाएगा, तो इसका आंसर देखिए 4 आ जाएगा। ये मेरे पास आपकी लिमिट का आंसर आ जाएगा। तो आपने जो है ये फॉर्म का ख्याल करना है कि 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो ना बने, और उसको ब्रेक करने के लिए आपने फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कभी आपको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। डिफरेंट फॉर्म होती हैं, हम आगे यूज़ करेंगे। थ्योरम्स ऑन लिमिट। लिमिट्स अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं। आप जब किसी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई उसकी बाउंड्री है, उसके अंदर है, तो हम लिमिट अप्लाई करनी होती है। वो जो रूल्स हैं उसके हैं उनको हम थ्योरम्स कहते हैं। वो कुछ हैं, मैं उसको बारी बारी लिस्ट करता हूँ ताकि हमें जब भी हम किसी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करें तो हमें इन रूल्स का ख्याल होना चाहिए। पहला ये है कि अगर मेरे पास लिमिट x टेंस टू किसी कांस्टेंट a को अप्रोच कर रही है और जो फंक्शन है वो महज एक कांस्टेंट है, यानी कोई और कांस्टेंट c है, उसके अंदर x नहीं है। याद रखिए लिमिट का इफेक्ट x पे होता है, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन में x है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो इसमें लिमिट बेकार है, इस पर लिमिट का असर नहीं होगा, ये c ही इसका सिर्फ आंसर आ जाएगा। उस केस में लिमिट अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, आप जस्ट उसको c लिख सकते हैं। इसका पहला रूल हो गया जी। रूल नंबर 2 देखिए, एक फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x और उसकी लिमिट x टेंस टू a इक्वल टू कैपिटल L है। मतलब हमें गिवन है कि एक फंक्शन f ऑफ x उसकी लिमिट जो वो L है जब x a को अप्रोच करेगा। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया है कि उस फंक्शन का मैंने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो कांस्टेंट होगा, चूंकि इस पे लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट कैन बी शिफ्टेड आउटसाइड और जो लिमिट होगी वो सिर्फ हमारे पास फंक्शन के ऊपर इफेक्ट करेगी। और चूंकि इस सारे का जो आंसर है वो देखिए वो L गिवन है, तो ये बनेगा मेरे पास C टाइम L बन जाएगा। देखिए पहले वाले रूल में था कि सिर्फ कांस्टेंट ही मेरे पास गिवन था, अगर x में था ही नहीं तो बस वही उसका आंसर आ गया। लेकिन इसमें कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट कर सकते। रूल नंबर 3 देखिए, लिमिट x टेंस टू a। हमारे पास दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है और एक g ऑफ x। यहाँ पे आप ले लीजिए कि जो लिमिट है उसी पॉइंट x गोज टू a पे g ऑफ x और इसका आंसर कोई कैपिटल M आप कर लीजिए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन फंक्शन को आप जमा कर रहे हैं। दो फंक्शन का सम है, उसके ऊपर लिमिट है, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो x टेंस टू a f ऑफ x अलग अप्लाई कर सकते हैं और प्लस लिमिट x टेंस टू a ऑफ g ऑफ x आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और पहले वाले का जो आंसर है वो L है और दूसरे वाले का आंसर M है, तो इसको L प्लस M हम कह सकते हैं। और सेम रूल अगर आप यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाए तो हम उस वक्त भी ये स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये दरअसल प्लस और माइनस दोनों के लिए वैलिड हो। चौथे रूल में क्या है कि अगर फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x टेंस टू a, दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, अब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बजाय जमा होने के या तफरीक होने के, वो इस दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब भी है
हम उनकी लिमिट को अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हैं। बस आप x टेंड्स टू ए, आप जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसकी लिमिट को आप अलग अप्लाई करेंगे और इनटू आप जी ऑफ एक्स की लिमिट को अलग अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप उसमें लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं दोनों के ऊपर, बजाय कि आप उनकी प्रोडक्ट को पहले इवेल्युएट करें और फिर भी लिमिट आप उन पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि पहले वाले का आंसर एल है, ये एल टाइम्स एन बन जाएगा। रूल नंबर 5 में है कि अगर ये फंक्शन अब डिवाइड हो रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन f ऑफ x ओवर में g ऑफ जो x है, ये अगर डिवाइड हो रहे हो, शर्त यह है कि जो नीचे वाला फंक्शन वो जीरो ना हो, क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब भी कोई नंबर कोई फंक्शन बटे के नीचे आएगा उसको जीरो नहीं हो सकता, हम यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर भी लिमिट जो है अलग कर सकते हैं। लिमिट जो है x टेंड्स टू a, आप f ऑफ x की अलग कर लीजिए, f ऑफ x और बटे के नीचे आप जो है दूसरे फंक्शन की आप लिमिट, ये बराबर आएगी, दूसरे वाले का आंसर l है, बटे में इसका m हो जाएगा। और शर्त यह है कि जो m हो मेरे पास हो वो ज़ीरो ना हो, m जो है वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि बटे के लिए g ऑफ x भी आया है, तो जो g ऑफ x है उसको भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए किसी भी x की पॉइंट के लिए। 6 रूल में देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर n है, यानी फंक्शन जिस पे आप लिमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी पावर n है, तो हम लिमिट को उस पावर के अंदर ले जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ द फंक्शन और होल पावर हमने n कर दी है, तो हम पावर के अंदर ले जाकर भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जब इन थ्योरम से मैं क्या कह रहे हैं कि अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसकी लिमिट पे इफेक्ट नहीं होगी। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट आप बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। दो फंक्शन अगर जमा हो रहे हैं या तफरीक हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनकी लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एक फंक्शन की पावर है तो हम उस पावर के अंदर जाकर भी जो लिमिट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद एक आखिरी है, इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम कहते हैं। ये 7th रूल है, जिसे सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अगर मेरे पास फंक्शन एक एफ ऑफ एक्स है जिसकी लिमिट एल है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है और उसकी भी लिमिट एल है, दोनों की सेम लिमिट है, और एक फंक्शन एच ऑफ एक्स इस तरह है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के दरमियान है, यानी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स एंड लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और आप इस पे तीनों पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए यहाँ भी अप्लाई कर दें, यहाँ भी अप्लाई कर दें और आप यहाँ भी अप्लाई कर दें, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स ये गिवन है कि एल के बराबर है तो ये वाला एल बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स, इसकी लिमिट भी कैपिटल एल है, ये भी कैपिटल एल बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो दरमियान वाला फंक्शन है ये एट अ टाइम कैपिटल एल से छोटा भी है और बराबर भी, उससे बड़ा भी है। तो ये नहीं हो सकता, तभी पॉसिबल है कि जब ये उस एल के बराबर आएगा, लिहाजा इस एज ऑफ एक्स की जो लिमिट है ये भी कैपिटल एल के बराबर आएगी। ये जो है वो सैंडविच थ्योरम कहते हैं। सम टाइम अगर हम फंक्शन ऐसा एडजस्ट करते हैं कि वो एक ही नंबर से संभाल रहा है और उसी से कैपिटल बड़ा है, तो फिर वो उसकी लिमिट वही फंक्शन बन जाएगी। इसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम थे जिनको हम यूज़ करेंगे।